अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आसिफ नवाज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर। आप हमारे इस चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाके @IMTeacher33 लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा MGT 211 के लेक्चर सीरीज़ जारी हैं और हमारा ये चैप्टर नंबर 20 है और जिसका नाम है टू फैक्टर थ्योरी और हाइजेंस थ्योरी। ठीक है जी। इसमें हमारे पास मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्वेश्चंस हैं सारे, लेकिन ये नहीं समझना कि ये सिर्फ क्वेश्चन है विद कॉन्सेप्ट है। स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को रिवील किया गया है, हर एक पॉइंट को स्टडी किया गया है और उसके मुताबिक क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। आपके लाइक बहुत ज़्यादा कम होते हैं, मेहरबानी फरमा के लाइक लाजमी किया करें। चलें जी अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो में हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, कहता है कि व्हाट इज़ दी टू फैक्टर थ्योरी, या फिर आप इसे हाइजन थ्योरी का नाम भी दे सकते हो, मोटिवेशन। ठीक है जी। कहता है कि मोटिवेशन के बारे में जो टू फैक्टर थ्योरी दी गई है या फिर हाइजन थ्योरी दी गई है वो है क्या। उसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो उसके आंसर में कहता है कि दी टू फैक्टर थ्योरी प्रपोज बाय दी फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग। ठीक है जी। हमारे पास जो फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग था उसने ये टू फैक्टर थ्योरी दी थी। स्टेट दैट जॉब सेटिस्फेक्शन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय टू टाइप्स ऑफ फैक्टर। कहता है कि अगर हमारे पास कोई जॉब कर रहा है ना, तो उसको सेटिस्फाई होने के लिए या किसी भी जॉब की सेटिस्फेक्शन के लिए हमारे पास दो फैक्टर होते हैं। एक उसने हाइजन फैक्टर का नाम दिया और दूसरा उसने मोटिवेटर्स कहा। ठीक है जी। कहता है हाइजन फैक्टर कौन से होते हैं। हाइजन फैक्टर्स आर नेसेसरी टू प्रिवेंट डिससेटिस्फेक्शन and are associated with basic needs such as biological safety and partially social needs in Maslow's hierarchy theory। कहता है कि हमारे पास जो हाइजन फैक्टर होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसा कि हमारे पास जो सेटिस्फिकेशन है ना, सेटिस्फिकेशन को लाने के लिए और डिससेटिस्फिकेशन को दूर करने के लिए हमारे पास जितने भी बायोलॉजिकल फैक्टर्स थे, सेफ्टी फैक्टर्स थे और सोशल फैक्टर्स थे। पार्शली यहाँ पर सोशल का पार्शली इस्तेमाल किया गया है, यानी सोशल बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि किसी किसी मौके पर। तो ये हमारे पास जो मैस्लोस की थ्योरी थी वो भी यही पेश करती थी। ठीक है ना। तो हमारे पास पहला जो फैक्टर आ जाता है, अगर आपने पहला लेक्चर सुना है तो उसमें मैंने मैस्लोस की थ्योरी के बारे में क्वेश्चन भी बताए थे, उसको बाकायदा एक्सप्लेन भी किया था। अब आ जाते हैं मोटिवेटर्स के बारे में। तो कहता है कि मोटिवेटर्स आर रिलेटेड टू हाई लेवल नीड्स सच एज social needs, self-esteem needs and self-actualization needs. In Mosley's theory, to achieve productivity, both hygiene and motivators should be present in the organization। अच्छा, ये जो हमारे पास हाइजन फैक्टर है ये और दोनों जो मोटिवेटर्स हैं दोनों रिलेट करती हैं मोस्लेस थ्योरी के, और ये मैं पीछे पीछे वाले लेक्चर में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन ये बता देता हूँ कि हाइजन फैक्टर में हमारे पास लो लेवल पे या फिर बेसिक लेवल पे सारे इंतजामात हो रहे हैं, मोटिवेशन दी जा रही है। जैसे सेफ्टी दी जा रही है, बायोलॉजिकल खाना फूड वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें फ्राहम की जा रही हैं और सोशलिज़म भी थोड़ा बहुत फ्राहम किया जा रहा है। अब मोटिवेटर्स में हमारे पास सेल्फ इस्टीम और सोशल नीड्स जितनी भी उसे चाहिए और सेल्फ एक्चुअलेशन के बारे में सारा बताया गया। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। आपने अगर पहला लेक्चर दिया होगा तो आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। उम्मीद है अब भी समझ आ गई होगी, लेकिन अभी मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि बाकी क्वेश्चन को भी कवर करना है। कहता है व्हाट आर हाइजन फैक्टर एंड मोटिवेटर्स इन दी टू फैक्टर थ्योरी। अब इसमें वही ऑलमोस्ट फैक्टर्स आ जाते हैं। व्हाट आर यही दोबारा ऑलमोस्ट डेफिनेशन है कि फैक्टर आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एम्प्लॉयज़ प्रीसेंस इन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रीवेंट डिससेटिस्फेक्शन। अब देखें, ये मैंने दूसरी डेफिनेशन इसकी बता दी। अगर आपको पहली डेफिनेशन मुश्किल लग रही है तो इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि अगर एम्प्लॉय है ना तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रीसेंस के थ्रू जो है ना उसकी डिससेटिस्फेक्शन को प्रीवेंट किया जाता है, यानी रोका जाता है, उसे सेटिस्फाई रखा जाता है, उसे आप कह सकते हैं डिससेटिस्फाई नहीं होने देते। ठीक है। दी इंक्लूड वर्किंग कंडीशंस पॉलिसीज़ एंड अदर फैक्टर रिलेटेड टू बेसिक नीड्स। मैंने वही बात बताई है ना कि तमाम जितनी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, कंडीशंस लगाई जाती हैं, जितने भी दूसरे तरह के फैक्टर होते हैं वो जो बेसिक नीड्स होती हैं ना उनके मुताबिक दी जाती हैं। जैसे खाना और ज़रूरत अशिया जितनी भी चीज़ें होती हैं, फिर आपको सैर व तफरी
और इसके अलावा काम की जो इतने दिन आपने काम करना है, इतना आपने काम करना है और इतना आप पर वजन, मतलब हर चीज़ बेसिक जो नीड है एक एम्प्लॉय की। मोटिवेटर पर आ जाते हैं, तो मोटिवेटर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सर्टिफिकेशन। मोटिवेट करते हैं बंदे को कि थोड़ा हाइप करते हैं, हाइप देने की कोशिश करते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मोटिवेशन बंदे की बढ़ती है, सेल्फ स्टीम बढ़ता है और एक्चुअलाइजेशन बढ़ती है। बंदा खुद को बहुत ही मतलब कि हाई किस्म का महसूस करता है और अच्छा काम करने की कोशिश करता है। और यही इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ तक ही था। चलिए जी हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ कर चलते हैं। कहते हैं व्हाट इज़ रेकमेंडेड अप्रोच फॉर इनहेंसिंग मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरीज। कहता है कि हमारे पास जो रेकमेंडेड अप्रोच है ना मोटिवेशन को इन्हेंस करने के लिए टू फैक्टर थ्योरी के मुताबिक, वो कौन सी है, ठीक है, जो उन्होंने सजेस्ट की है कि ये हमारे पास अप्रोच होनी चाहिए अगर हमने एम्प्लॉय की मोटिवेशन को इन्हेंस करना है, जो टू फैक्टर थ्योरी के मुताबिक बयान की थी, वो क्या है। कहते दी रिकमेंडेड अप्रोच इज़ आर टू स्टेप प्रोसेस। इसमें दो स्टेप हैं मुकम्मल प्रोसेस में। फर्स्ट जो है, मैनेजर शुड इंश्योर दैट हाइजन फैक्टर आर एक्सेप्टेबल एड्रेसिंग वर्किंग कंडीशंस एंड पॉलिसीज़। कहता है हाइजन फैक्टर कौन से थे, वो फैक्टर जो बेसिक फैक्टर्स हैं जिसमें हमारे पास बायोलॉजिकल यानी जीने वाला जितना भी सामान आ जाता है, यानी फूड हो गया, जीने के लिए जो ज़रूरतें अशिया है, उसके अलावा हमारे पास जितने भी मतलब भी सोशल और दूसरे जितने बेसिक नीड्स थे वो एक्सेप्टेबल हों, मसलन भी कंपनी के बजट में आती हों, एड्रेसिंग वर्किंग कंडीशन जो आप वर्क कर रहे हैं उसके मुताबिक चल रही हों, पॉलिसीज़ के मुताबिक हो। और वन से हाइजन फैक्टर आर मैट, अगर वो हाइजन फैक्टर अगर मैच कर जाते हैं, मैनेजर शुड फोकस ऑन प्रोवाइडिंग द मोटिवेटर सच एज रिकॉग्नाइजेशन एंड एड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनहांस मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फिकेशन। कहता है अगर बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं ना, तो बंदे को जो है ना वो मोटिवेटर दूसरे फैक्टर की तरफ लेके जाना है कि उन्हें और ज़्यादा इन्हेंस देना है, उन्हें काम देना है, उनकी प्रमोशन करनी है। यही आ जाता था ना, अगर आपने पीछे वाला लेक्चर लिया होगा तो मोटिवेटर में यही चीज़ आ जाती है कि वो उनको मोटिवेट करना है। किस तरह से मोटिवेट करना है जी, उनकी प्रमोशन करके, उनकी सैलरी बढ़ा के, उनको बोनस दे के। तो अगर एक बंदा काम कर रहा है और वो पहली तमाम बेसिक चीज़ें उसे मिल रही हैं और काम के मुताबिक काम चल रहा है, तो फिर दूसरी अप्रोच हमने पकड़नी है। वैसे इसकी दो अप्रोचेज़ हैं, तो आपको समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। कहता है एक्सप्लेन दी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब हमारे पास जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है ना मोटिवेशन की, वो क्या है। अब दूसरी थ्योरी आ गई है जी हमारे पास। इसमें कहता है कि हमारे पास दी expectancy theory proposes the individual are motivated to work towards reward they desire and believe they can attain, and it emphasizes the importance of individual acceptations about rewards and their confidence is in obtaining those rewards through their performance। अच्छा, इसमें ना बताया गया कि एक बंदे को आपने इस तरह से मोटिवेट करना है कि वो उसे रिवार्ड की तरफ, मसलन भी उसे रिवार्ड की ख्वाहिश जगानी कि ये तेरा रिवार्ड है, अगर तू ये काम पूरा करता है ये रिवार्ड मिलेगा। और उसमें वो ख्वाहिश पैदा होगी, उसमें वो बिलीव पैदा होगा, उसमें जज्बा पैदा होगा जी, अगर मैंने ये काम मुकम्मल किया तो मुझे ये रिवार्ड मिलेगा। तो अब अगर वो रिवार्ड पाता है तो उसकी जो है ना वो इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है उस अकेले बंदे की, ठीक है ना, उसकी एक्सेप्टेशन ज़्यादा हो जाती हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो अप हो जाता है। तो उसको रिवार्ड, अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी देता है तो उसको रिवार्ड भी मिलता है। तो बात यह है कि अगर एक्सेप्टेंसी जो थ्योरी थी वो ये पेश करती थी कि आप किसी एक बंदे को जिस पे आपको पूरा यकीन है कि ये बंदा कर सकता है, उसे रिवार्ड दें कि ये आपका रिवार्ड है अगर ये काम पूरा करोगे, तो उससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उसको जो है ना वो आप कह सकते हैं कि उसका बिलीफ बढ़ेगा, और उसके अलावा उसकी जो है ना वो एक्सेप्टेशन बढ़ जाएंगी, तो आराम से वो काम करेगा। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरी कहती थी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है वाई माइट आर रिवार्ड डैट इज़ आउट ऑफ रीच बी अनडिजायर्ड एंड इवन इफ इट इज़ इंट्रेंसिकली पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू दी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। कहता है कि हमारे पास हो सकता है कि जो रिवार्ड है ना वो आउट ऑफ रीच हो, रीच भी अनडिज़ायरेबल, ठीक है, वो डिज़ायर के मुताबिक ना हो, अनडिज़ायरेबल हो, चाहे उसके जो उसके फ़ायदे ना वो पॉजिटिव हों। तो कहता है अकॉर्डिंग टू दी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आ रिवार्ड डैट इज़ प्रोसीड
as unattainable or beyond reach becomes less desirable because individuals need to believe they have a reasonable chance of obtaining it, even if reward itself is positive. If individuals do not believe they can achieve it, it loses its motivational power. कहता है कि अगर हमारे पास यहाँ पर 3-4 पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर आपका रिवार्ड पॉजिटिव भी है, अच्छा भी है, लेकिन अगर वो जो इंडिविजुअल जिसके लिए आप दे रहे हो तो उसके लिए अटेनेबल नहीं है, वो अटेन नहीं कर सकता, ठीक है, या फिर उसकी डिज़ायर के मुताबिक नहीं है, तो क्या होगा कि उसकी मोटिवेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो अपनी मोटिवेशनल पावर भी खो देगा। तो इसलिए हमारे पास ये थ्योरी यहाँ पर इसके मुताबिक जो है ना, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो रिवार्ड होता है वो अनडिज़ायरेबल हो जाता है। चलें जी, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। कहता है व्हाट इज़ इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो इक्विटी थ्योरी क्या है मोटिवेशन की, उसके बारे में हमने देखना है। तो कहता है द इक्विटी थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल एवेलुएट देयर ट्रीटमेंट बाय एम्प्लॉयर्स बाय कंपेयरिंग इट टू द ट्रीटमेंट ऑफ अदर, द कंसिडर द रेशियो ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इनपुट्स टू आउटकम्स दे रिसीव एंड कंपेयर इट टू रेशियोज ऑफ अदर्स। इक्विटी डज नॉट रिक्वायर इक्वल रेशियो बट रैदर फेयर रेशियो बिटवीन द कंट्रीब्यूशन एंड रिवार्ड्स। इसमें यही बात आ जाती है इक्विटी थ्योरी। आप इक्विटी से बता सकते हैं कि आपने जो है ना वो रेशो के मुताबिक जो राइट्स देने हैं इंडिविजुअल को, एम्प्लॉयज़ को, वो उनके मुताबिक देने हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि उधर भी जो इनपुट वाले एम्प्लॉय हैं वो और आउटपुट वाले एम्प्लॉय हैं वो इक्वल रेशो में हो, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है ना वो फेयर रेशो हो कंट्रीब्यूशन की और रिवार्ड्स की। यानी फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास 7-8 एम्प्लॉय हैं, तो ज़रूरी नहीं कि 4 जो हैं वो अच्छे हों और 4 जो हैं वो बुरे हों, या फिर 4 जो है अप लेवल पे हों और 4 जो हैं वो डाउन लेवल पे हों। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो अच्छे एम्प्लॉय हैं ना, जो आप मतलब जो रिवार्ड के काबिल हैं, चाहे वो 8 के 8 हैं तो 8 के 8 को दें, अगर वो 8 में से 6 हैं तो 8 में से 6 को दें। यानी आपने फेयर जो है ना वो रेशो रखनी है और आपने कोई उसमें बेईमानी नहीं करनी, यही इसमें बताया हुआ है। और अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमारे पास व्हाट आर इनपुट्स एंड आउटकम्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन इक्विटी थ्योरी। अब इनपुट्स क्या हैं और आउटकम्स क्या हैं इक्विटी थ्योरी में, आपने पीछे पढ़ा होगा, शायद आपको समझ ना लगी हो, तो इसमें ये क्लियर हो जाते हैं कि इनपुट्स क्या हैं और आउटपुट क्या हैं जो कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रखा गया। कहता है इनपुट रेफर टू कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल मेक टू देयर जॉब एंड इंक्लूडिंग देयर लेवल ऑफ एजुकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, रेपुटेशन, हार्ड वर्क एंड connection. Outcomes refer rewards individual receive from their jobs and such as salaries, designation, promotion, benefits, social status, respect in their organization opportunities. मैंने जो बताया था वही चीज़ है कि अगर जो इनपुट्स है ना, इनपुट में क्या होता है कि हमारे पास जो एम्प्लॉय है ना उसके हार्डवर्क को देखा जाता है, उसकी रेपुटेशन को, उसके एक्सपीरियंस को, उसके जो एजुकेशनल लेवल है उसको देखा जाता है, स्किल्स को देखा जाता है, उसके कनेक्शन जो होता है उसको देखा जाता है, ठीक है। और इन सब चीज़ों को लेने के बाद उसका हार्डवर्क, वो हार्डवर्किंग हो, उसका कनेक्शन अच्छा हो, उसमें स्किल्स हो, उसकी रेपुटेशन भी हो, उसका एजुकेशन लेवल भी हो, तो उसके मुताबिक उसको सैलरी दी जाती है, उसके मुताबिक उसको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उसके मुताबिक उसे सोशल स्टेटस दिया जाता है। अगर वो अच्छा हार्डवर्क है तो उसकी रिस्पेक्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन में, और अगर वो काम करने वाला है, उसके पास स्किल है, तो उसे अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। तो ये आ जाता है इनपुट और आउटपुट कॉन्टेक्स्ट में, और यही रेशो बयान किया पीछे। कहता है हाउ कैन इक्विटी थ्योरी बी इम्प्लीमेंटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कहता है अगर हम इक्विटी थ्योरी या फिर इक्वालिटी थ्योरी किसी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा स्टेप है, या फिर हम कैसे इक्विटी थ्योरी को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। मैनेजर कैन इम्प्लीमेंट इक्विटी थ्योरी बाय explaining the reason for different outcomes among employees, maintain motivation. It is important to address perception of fairness and ensure that individuals understand why certain outcomes differ, and additionally individual may compare the rewards with market standard to evaluate their fairness. अच्छा, इसमें यही बताया गया कि जो सबसे ज़्यादा इसमें हाथ होता है ना वो मैनेजर का होता है। मैनेजर को अगर मैनेजर ने किसी आउटकम्स आई हैं, डिफरेंट किस्म की आउटकम आ गई हैं, किसी का जो है ना वो लेवल हाई है, किसी को प्रमोशन मिला है, किसी को बोनस मिला है, मतलब इस तरह से, तो अगर
मैनेजर किसी को प्रमोशन दे रहा है, किसी को बोनस दे रहा है, किसी को सैलरी कम दे रहा है, किसी की जो है ना वो किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो उससे उसे एक्सप्लेन भी करना चाहिए कि भाई ये वजह थी, इसलिए मैंने इसे मोटिवेट किया है इस तरह से, ताकि दूसरों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो कम ना हो। तो फेयरली अगर वो काम करेगा और इन्श्योर करेगा कि उसने फेयरली काम किया है और उनसे एड्रेस करेगा, यानी उनसे बात करेगा, उनसे खिताब करेगा कि ये मैंने बात इसलिए की, मैंने इसे इसलिए प्रमोशन दिया, या फिर सारे मामलात करेगा, तो हम इक्विटी थ्योरी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये मुश्किल नहीं है। तो ये था जी हमारे पास 20 वाला चैप्टर, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट, और यही आपके चैप्टर में है, बाकी कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बार आप देखना चाहते हैं तो देख लें, इसमें आपके एमसीक्यूज़ भी क्लियर हो गए हैं। उम्मीद है इसमें आपके लेक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिली होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।